नोट 4, एफ डैश ए डिनोट्स फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये ठीक है, एफ एक्स बोलो या वाई बोलो एक ही बात है। तो एफ डैश ए का मान लिया हमने वैल्यू एफ डैश ए का निकाला, वैल्यू मान लिया 4 आ गया। तो उस 4 का सिग्निफिकेंस क्या है? 4 बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जो y का रेट चेंज है x के रिस्पेक्ट में वो 4 है। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की टेंडेंसी क्या है कि अगर मैंने x 1 बढ़ाया तो y 4 बढ़ जाएगा, ये है उसकी टेंडेंसी। ठीक है, तो एफ एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज को भी इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। या तो ऐसे बोल सकते हैं, सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x is equals to a for the graph of y is equals to fx। ठीक है, तो अगर मान लिया ग्राफ ऐसे है y is equals to fx का, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और उस पर टेंजेंट खींचा। ठीक है, मान लिया ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है मान लिया P, वो है 2,7। तो इस ग्राफ में जो हमने बना रखा है ये ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो हमने ग्राफ बना रखा है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इसमें देखो, एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि एफ ऑफ 2 7 के बराबर है, x बराबर 2 पे y बराबर 7 है। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। फिर क्या हो गया कि 2 पे इस वाले पॉइंट, मतलब ऑफ कोर्स ये 2 होगा, 2 पे टेंजेंट का स्लोप 60 डिग्री नहीं होगा, स्लोप होता है tan थीटा, tan 60 डिग्री है। तो उसका मतलब क्या है कि f डैश 2 की वैल्यू √3 हो गई, विच इज tan 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी चीज। तो f डैश ए डिनोट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, नोट 5 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LHD एंड RHD। देखो, ये जो पर्टिकुलर नोट 5 है, केवल जो नोट 5 है ये, ठीक है, बाकी की बात नहीं करें। नोट 5 अगर हमें मान लिया नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत है, तो कोई बात नहीं है, विदाउट इसके भी हमारा 99.99% जगह पे काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसी को समझने में लगे रहें और पूरा चैप्टर हमारा उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये इंटरप्रिटेशन हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये ठीक है, ऑफकोर्स हमें एफर्ट तो मारनी चाहिए समझने के लिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। जो हमने वैसे एफ डैश ए माइनस की बात करते हैं, ठीक है, LHD की बात करते हैं, वो ऐसे आएगा, लिमिट, या RHD की बात करते हैं, लिमिट h इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस, ठीक है, या पहले वाले लिख लेते हैं, x इज टर्निंग टुवर्ड्स a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये तो सबसे पहली लिमिट थी, इसमें x इज टर्निंग टुवर्ड्स a की बजाय a प्लस लिख दिया, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, तो मतलब ये RHD बन गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली RHD क्या कैलकुलेट करके दे रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये क्या क्वांटिटी है उसका एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या है, देखो, अगर मान लिया ऐसे ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, ठीक है,
तो हमने यहां पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया कैपिटल ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, f ऑफ a, ठीक है। यहां पे हमने एक दूसरा पॉइंट लिया b और इसका x कोऑर्डिनेट x ही मान लिया, तो ये हो जाएगा x, fx, ठीक है। फिर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो एक ये पॉइंट हो गया, मान लिया n, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, दोनों एक ही बात है, वो हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। तो जो ए एन है वो हो गया x माइनस ए, ये जो बी एन है ये पूरा एफ एक्स है, क्योंकि b का y कोऑर्डिनेट एफ एक्स है तो ये पूरा एफ एक्स हो गया, a का y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए है तो ये एफ ऑफ ए हो गया। तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये बचेगा, तो दिस क्वांटिटी मतलब दिस लेंथ या फिर बी एन जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए, ये हो गया एक्स माइनस ए। अब मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, बी एन डिवाइडेड बाई ए एन विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो गया, ठीक है। अब तुम अगर यहां देखोगे ध्यान से तो इसी का तो लिमिट निकालना है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसी का तो लिमिट निकालना है हमने, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो बेसिकली मेरे को tan थीटा का लिमिट निकालना है, ठीक है। अब लिमिट कौन सा निकालना है, अगर हम x को ले जाएं a प्लस की तरफ, मतलब अगर हम x को ले जाएं a की तरफ राइट हैंड साइड से, तो x ये आ गया, a ये आ गया, तो x को ले गए हम a की तरफ राइट हैंड साइड पे, तो हमने पहले राइट हैंड साइड में बनाया था इसलिए ये RHL है, ठीक है। अब तुम देख लो कि अगर मैं x को ले जाऊं a की तरफ तो फिर tan थीटा किस तरफ जाएगा, ये है नेट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर देखो x को हम ऐसे ले जाएं तो जब x को यहाँ पे लेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, b यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब x और इधर लेंगे तो पॉइंट b यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉइंट b यहाँ पे तो ये जो कॉर्ड है वो ऐसे बनेगी, ऐसे करके थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ऐसे, और ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो व्हाट वी आर सेइंग, अगर x हम ले जाएं a की तरफ तो b जो है वो कर्व के चल के a की तरफ जाएगा, कैपिटल A की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड AB है इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये ठीक है, ट्राई टू विजुलाइज, मतलब अगर पॉइंट यहां पे है तो जो कॉर्ड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, इसकी तरफ ऐसे बनेगी, फिर और पास आ गया तो और नीचे होगी। कैन यू विजुलाइज कि इसका टेंडेंसी इस टेंजेंट की तरफ जाने का है। अगर हमने ए पे ये लाइन खींचा तो जैसे जैसे बी इधर आ रहा है वैसे वैसे ए बी इस लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस लाइन में ये ए है तो इसको यहां पे पॉइंट T1 बोल दिया, तो ए बी का टेंडेंसी ए T1 की तरफ जाने का है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर ये एंगल अल्फा है तो इस डायग्राम में अगर ए बी ए T1 की तरफ जाएगा तो एंगल थीटा भी तो अल्फा की तरफ जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे जा रहा है तो उसका मतलब है कि tan थीटा tan अल्फा की तरफ जाएगा। अब दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट tan थीटा, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू tan अल्फा होगी, क्योंकि वो थीटा अल्फा की तरफ जा रहा है, तो tan थीटा tan अल्फा की तरफ जा रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा। बस आंसर हमारा tan अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ इफ x is turning towards a plus then b पॉइंट जो है वो a की तरफ जाएगा, ये ठीक है, ओवर द कर्व,
मतलब ए और बी हमेशा कर्व के ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि लाइन ए बी जो है वो लाइन AT1 की तरफ जाएगा, ये ठीक है, ये वाली लाइन इस तरफ जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो एंगल थीटा है वो एंगल अल्फा की तरफ जाएगा। दिस वुड इम्प्लाई कि tan थीटा जो है वो tan अल्फा की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा tan अल्फा की तरफ जा रहा है, ये tan अल्फा की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यही लिमिटिंग वैल्यू हो गई। और tan अल्फा बेसिकली है क्या, स्लोप ऑफ AT1। ठीक है, AB क्या है, कॉर्ड। AB तो कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है, जिसका एक एंड तो हमने A पे फिक्स कर रखा है, दूसरा एंड राइट पे ले रखा है। तो AB इज ए कॉर्ड जिसका वन एंड इज फिक्स्ड एट पॉइंट A एंड अदर एंड इज ऑन द कर्व ऑन राइट हैंड साइड। अगर वो दूसरा एंड हम A की तरफ लेके आए तो भी जो इस कॉर्ड का लिमिटिंग स्लोप होगा, इस कॉर्ड का स्लोप कितना है, tan थीटा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब किस तरफ अप्रोच कर रहा है वो tan अल्फा है, तो tan अल्फा ही हो जाएगा इसका आंसर, इस लिमिट का आंसर। तो लैंग्वेज में अल्टीमेटली LHD क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द कॉर्ड, ये ठीक है, AB व्हेन B इज टेकन टुवर्ड्स A, ये ठीक है, इस कॉर्ड के स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू है अगर हम B को A की तरफ ले जाएं ओवर द कर्व, ठीक, कर्व के ऊपर चला के। तो चाहो तो इसी को हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी LHD नहीं RHD इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द chord one end of which is fixed at x is equals to A and other end is taken towards this from right hand side। मतलब ये इस कॉर्ड AB के स्लोप मतलब tan थीटा की लिमिटिंग वैल्यू हो गई। और किस चीज की लिमिट, अगर हम B को A की तरफ ले जाए, बेसिकली जब x A की तरफ जा रहा है, x जो है वो स्मॉल a की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट B कैपिटल A की तरफ चल देगा, तो उसी के स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू हो गई, ये ठीक है। अब दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर हम कर्व के ऊपर चल के राइट हैंड साइड से जाएं तो RHD आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तो LHD आएगा। एक बार जो AB है वो इस कॉर्ड को अप्रोच करेगा, दूसरी बार जो AB है वो इस लेफ्ट टेंजेंट आएगा उसको अप्रोच करेगा। अगर ये दोनों लाइन एक ही लाइन बन जाए, मतलब AT1 एंड ऐसे ही एक AT2 आ जाएगा। अगर AT1 और AT2 एक पूरी लाइन बन जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे, वही लाइन टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे, और उसका जो स्लोप होगा वो F' हो जाएगा। तो अगर RHD समझ में आ गया तो LHD और F' अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। तो pause the video and note it down.
नोट 6th, continuity and differentiability. For function to be differentiable, we must have that limit x is tending towards a, fx minus f of a upon x minus a exist. अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस द लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, ये तो हो गया लिमिट का जो भी सबसे पहला स्टेटमेंट लिखाया था हमने कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए तो क्या होना चाहिए, तो वही वाला स्टेटमेंट ये है कि लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो अगर उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसको वैसे ही बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ ए वाली वैल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एक्स ए को जा रहा है तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये भी अगेन नोट 6 भी उसी तरह है कि ये हम कंप्लीट थ्योरी करने के लिए तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑफ कोर्स, बट अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट अगर हम प्योरली मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें एग्जाम में तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये ठीक है, कोई इतने डीप नहीं जाएगा। तो अगेन समझने की कोशिश किया और नहीं आया, मान लिया एफर्ट मारने के बाद तो छोड़ दिया ये पर्टिकुलर नोट, ये ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के ट्रू फॉल्स, ये ठीक है, या फिर जैसे बोलते हैं असर्शन रीजन कि ये स्टेटमेंट लिख दिया फिर दूसरा रीजन लिख दिया फिर बोल दिया कि असर्शन से ये रीजन, पूछ तो सकते हैं सर, और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, पर प्रॉबिलिटी काफ़ी कम है। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी किसकी है कि हम एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करा दें, ये ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की एग्जाम में बहुत प्रॉबिलिटी, तो वो हमें करना आना चाहिए कम से कम कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। बट ये अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये था। तो फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए की तरफ जाना चाहिए। देखो अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका देखो ये डिनोमिनेटर एक्स ए को जा रहा है, अगर एक्स ए को जा रहा है तो एफ एक्स से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं पे भी जाए, एक्स माइनस ए तो जीरो पे ही जाएगा। उसका मतलब है कि इस लिमिट का डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर न्यूमरेटर जीरो को नहीं गया, ठीक है, और कहीं चला जाए, अब वो चाहे इनफाइनाइट को चला जाए चाहे किसी फाइनाइट नंबर की तरफ चला जाए, अगर वो जीरो को नहीं गया देन दिस नंबर विल श्योरली गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। मान लें न्यूमरेटर 5 को जा रहा है तो 5 अपॉन जीरो इनफाइनाइट को जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो टेंडिंग है, ऑफकोर्स एग्जैक्ट जीरो नहीं है, मतलब अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो है नहीं। तो अगर ये 5 को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, इनफाइनाइट को जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है तो भी इनफाइनाइट को जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर जीरो को नहीं गया तो पक्की बात है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट को जाएगा। तो अगर ये जीरो को नहीं गया
तो फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जीरो को नहीं गया उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स एफ ए की तरफ नहीं जा रहा है, तभी तो जीरो की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर एफ एक्स एफ ए की तरफ नहीं गया उसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अगर हम जो भी हमने बोला है उनको अगर हम ज्वाइन करें तो इफेक्टिवली हमने क्या बोला कि अगर एफ एक्स एफ ए की तरफ नहीं गया, मतलब अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दोबारा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सॉरी, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, दिस वॉन्ट हैपन, दैट मीन्स एफ एक्स विल नॉट गो टूवर्ड्स एफ ऑफ ए, दैट मीन्स न्यूमरेटर विल नॉट गो टूवर्ड्स जीरो, दैट मीन्स it will be non-zero upon zero, that means this limit will go towards infinity, whether it is plus infinity or minus infinity does not matter, ये ठीक है, but this limit will not exist, limit does not exist means function is non differentiable। तो हमने कहाँ से चालू किया था, अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये सब आर्ग्यूमेंट, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से कहाँ तक पहुँच गए हम कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या आ गया कि अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है दैट श्योरली मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वो तो अभी हमने वैसे भी बताया था कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके ग्राफ पे क्या क्या हो रहा होगा। उसमें एक चीज तो हमने ये बोला था कि उसका या तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा या फिर वर्टिकल टेंजेंट आ रहा होगा या फिर कॉर्नर आ रहा होगा, कुछ इस तरह की बात की थी। तो वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस बोलते ही हमने क्या बोला कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो वहाँ से भी आ जाएगा कि अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो मेरे को आगे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो हो गई नहीं, फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल सीधा ही बोल दिया था हमने उस टाइम पे भी, और यहाँ हमने उसी का लॉजिकल रीजनिंग दिया। डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये इसकी तरफ नहीं जा रहा, अगर ये इसकी तरफ चला गया फिर तो बचा ही गया, फिर तो कॉन्टिन्यूस ही हो गया। अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये इसकी तरफ नहीं जा रहा, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनेगा नहीं, बट ये तो जीरो को जाएगा ही, तो ये पूरा वाली इन्फिनिटी को जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखो ये इसके बराबर है, मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जीरो को जाएगा। अब अगर ये जीरो को जाएगा तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया, ये बात भी सही है, बट जीरो बाई जीरो का फॉर्म होने का मतलब ये थोड़ा है कि आंसर आ जाएगा, वरना तो पूरे लिमिट के चैप्टर में हमने क्या किया था, जीरो बाई जीरो का फॉर्म जब आता था उसके बाद आगे कैलकुलेट करते थे ना, आंसर देखते थे कि आएगा भी या नहीं आएगा, और बहुत सारी लिमिट का आंसर आ जाएगा, बहुत सारी लिमिट का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, ये बात तो सही है, बट ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, कौन सा लिमिट, ये वाला, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ग्राफिकली भी सोच सकते हैं, जो भी हमने तीन रीजन बताए ना कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल इस वजह से हो सकता है, तो पहले दो रीजन को हम केवल देखें, पहले दो ग्राफ को, एक में डिसकॉन्टिन्यूस था, एक में कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, जो हमने तीन ग्राफ बनाए थे, तो दूसरे वाले जिसमें कॉन्टिन्यूस था, अगर उसमें कॉर्नर आ गया तो कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल तो फिर भी हो गया। उसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूटी डज नॉट गारंटी कि वो डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। डज नॉट इंप्लाई का मतलब क्या है, हमने ये नहीं बोला कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हमने ये नहीं बोला, हमने बोला कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसका मतलब ये है। ठीक है, वैसे भी ग्राफ से याद कर सकते हैं कि जैसे हमने ये बनाया एक ग्राफ और एक ग्राफ ये बनाया, तो दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस तो ये भी है, बट एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल है। दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकते ना, वो तो कुछ भी आ सकता है।
अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो पक्की बात है नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। ये बेसिकली यहीं से निकल आएगा, बट फिर भी अगर हम पूरा एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इस लिमिट में मेरे को दिख रहा है कि जीरो को जा रहा है, तो इसको भी जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा तभी एग्जिस्ट कर सकता है। ये जीरो की तरफ जाएगा मतलब एफ ऑफ ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो तो कहीं ही जाएगा। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स एफ ऑफ ए की तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। अगर एफ एक्स एफ ए की तरफ जा रहा है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब क्या है, इट विल बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी। और अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो दैट डज नॉट मीन, नॉन डिफरेंशिएबल है तो कुछ नहीं कह सकते, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर हम ऐसे कर दें ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है एंड डिसकॉन्टिन्यूस भी है, तो नॉन डिफरेंशिएबल के साथ तो कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। तो नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता है, नहीं बोला है। उसका मतलब क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स is equals to mod x square minus 2x at x is equals to 2। x is equals to 2 पे इस फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो करते हैं हम, चलो। तो f'2 चाहिए हमें अगर आएगा तो, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे देखेंगे, देखो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स x माइनस माइनस एफ एक्स, एफ इतना फिक्स है, कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, उसका किसी भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स, यहाँ पे वही चीज़ आएगी, यहाँ पे x माइनस फिर वही चीज़ आएगी जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, और इन दोनों के ऊपर f लगा दिया, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो अगर मेरे को 2 पे चेक करना है तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। सो इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, एफ एक्स क्या हो गया, ये एज इट इज, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एफ ऑफ 2 क्या हो गया, इस फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2, तो अगर 2 रखा तो 4 माइनस 4 0, तो ये हो गया 0 अपॉन x माइनस 2। चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, इसमें से x कॉमन निकाल लिया। अच्छा, x बाहर कैसे आ गया, क्योंकि मेरे को लिमिट कहां पे निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है, तो आई एम ओनली कंसर्न अबाउट
द रीजन अराउंड x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट और राइट पे देखना है, थोड़े से इधर उधर के रीजन में देखना है क्या चल रहा है। तो 2 के आसपास तो ऑफकोर्स x पॉजिटिव ही होगा, तो इस पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड लगाना चाहो लगा सकते हैं। अब अगर x 2 को जा रहा है तो ये तो 2 को चला गया, ठीक है। और ये तो बेसिकली अब लिमिट का क्वेश्चन हो गया, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी जैसा कुछ नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट 90% लिमिट प्लस 10% इसका अपना थ्योरी, नथिंग एल्स। तो अगर हमें लिमिट निकालना आता है ढंग से तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कॉन्टिन्यूटी भी बेसिकली लिमिट ही है। तो अगर x 2 को जा रहा है तो उसको 2 लिख दिया into mod x minus 2 upon x minus 2. Now this will be equals to mod हटाने के लिए अब हमें LHL और RHL अलग अलग करना पड़ेगा, तो वो बेसिकली LHD एंड RHD हो जाएगा, ठीक है। तो LHD में तो क्या हो जाएगा, अगर x 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, अगर x 2 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, ये ठीक है। इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर तो मॉड है नहीं, इसी पे मॉड है। तो अगर x 2 की तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 2 से थोड़ा छोटा है, तो ये x माइनस 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब उसमें से मॉड हटाएंगे तो माइनस के साथ ओपन होगा x माइनस 2। अब ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया -2। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये वैल्यू कितना आ गया 2। तो LHD एंड RHD दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन पाई एक्स, ठीक है। और ये हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये ठीक है। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो फिर शुरू हो गए एग्जैक्टली वैसे ही सोल्यूशन। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एफ डैश 1, सो दैट विल बी लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 एक्स माइनस 1, इन्हीं के ऊपर f लगा दिया तो एफ एक्स माइनस f1, ये कैलकुलेट करना है। सो दिस इज लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 1, एफ एक्स कितना हो गया, एक ही डेफिनेशन है तो यही उठा के रख दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इंटू साइन पाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 कितना होगा, इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अब चेक कर लो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 1, अगर एक्स 1 को जाएगा तो ये 0 को जाएगा, साइन पाई एक्स भी 0 को जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 को जाएगा। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन पाई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये साइन पाई माइनस पाई एक्स क्यों लिखा, क्योंकि अगर x 1 को जा रहा है तो ये पाई को जा रहा है, पाई को जा रहा है तो हमने क्या किया, पाई में से घटा दिया, सो दैट अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब साइन का आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, 0 को, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही जो अपने लिमिट के शॉर्टकट थे कि अगर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाए एंड अगर साइन पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो हटा सकते हैं। तो साइन का ये आर्ग्यूमेंट अगर x 1 को जाएगा तो ये पाई माइनस पाई 0 को जाएगा, तो हमने साइन हटा दिया, तो साइन हटा दिया तो कितना बचा, पाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये और ये कैंसिल होके माइनस 1 आ गया। अगर x 1 को जा रहा है तो ये पाई हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये 0 हो गया। इस पे मॉड का फर्क ही नहीं पड़ता, भले किसी भी साइड से जाओ, होगा तो ये 0, तो कितना हो गया 0। तो इस बार तो f डैश 1 की वैल्यू 0 आ गई, दैट वुड मीन कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जांपल में फंक्शन इज
डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, वही पूछा था। तो इसमें नोटेड डाउन, ठीक है। थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एट x इज इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किस जगह पे, एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पे चेक कर। चलो शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन देखो, इस बार डिफरेंस क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो केवल एक ही डेफिनेशन दे रखा था, इस बार इसने क्या किया है कि 0 से पहले पहले, ये ठीक है, इस रीजन के लिए तो ये डेफिनेशन है, और 0 और उसके आगे ये डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कॉस एक्स। ये डेफिनेशन तो 0 या उसके आगे है, और 0 से पहले ये वाली डेफिनेशन है। तो उसका मतलब क्या है कि इस बार हमें मजबूरन, ये ठीक है, फोर्सिबली LHD और RHD अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे x इज इक्वल टू 0 पे LHD था, तो पहले तो जो डेफिनेशन लिखते थे वही लिखा, लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ लिखते थे x माइनस 0 और इन्हीं दोनों के f ऐसे लिखते थे। अगर हमें सीधा सीधा विदाउट LHD लिखना होता, f डैश 0 लिखना होता तो ऐसे लिखते। अब LHD से बस क्या फर्क पड़ जाएगा, ये 0 माइनस कर दिया, बस खत्म, और कुछ नहीं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा। तो अगर x 0 माइनस को जा रहा है उसका मतलब क्या है, x तो वेरिएबल है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये तो फिक्स्ड नंबर है, तो f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, चाहे LHD निकालो चाहे RHD निकालो, वो तो दोनों जगह सेम आएगी। बस इस वाले fx में हमें देखना पड़ेगा कौन सा यूज करें। तो ये बोला कि एक 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आए, तो इस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं, तो ये fx है, तो ये रखेंगे यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड 0 माइनस, ये हो जाएगा e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस f ऑफ 0 कितना हो जाएगा कि फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए इन दोनों में कहाँ 0 रखेंगे, ऑफकोर्स यहाँ, क्योंकि इक्वल्स टू लगा है, x बराबर 0 भी है इसके अंदर, और उसके लिए ये डेफिनेशन है, तो इसमें 0 रखा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, और नीचे तो x ही आ गया। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड 0 माइनस, एलसीएम लिया तो e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो अगर x 0 को जा रहा है तो एक तो हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, आई कैन राइट डाउन लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड 0 माइनस e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन ऐसे लिख दिया, ठीक है, जितने भी टर्म कैंसिल हो जाएं उससे एक ज़्यादा। अब मेरे को दिख रहा है कि 1 और x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर तक ले गए इसको,
अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी हाफ। ठीक है, अब बात आती है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दैट विल बी, बस 0 प्लस लिख दिया, बाकी सब वैसे ही, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो विच इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा। अब देखो x अगर 0 प्लस को जा रहा है तो हम 0 की तरफ इस साइड से जा रहे हैं, तो इस साइड से जाने पे कौन एफ एक्स मिलेगा, ये, तो इसका लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 0 जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है, तो वो तो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि कहाँ से वैल्यू आएगा, उसको लेफ्ट और राइट से कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि ये तो दोनों जगह सेम आएगा, तो यहाँ पे f0 कितना है 1, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, होल डिवाइडेड बाई x। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, देखो एक तरीका तो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स को अलग कर दिया। ठीक है, यहां से एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कहां जा रहा है, ये तो 4 लिखा है और ये 0 को जा रहा है, तो कितना हो गया 4 प्लस सॉरी माइनस ये लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अच्छा प्लस चल रहा है तो प्लस ही आएगा क्योंकि RHD कैलकुलेट कर रहे हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 से अपॉन एक्स, वही अपना शॉर्टकट लिमिट वाला, तो ये आ गया। अब एक x भी कैंसिल कर दिया, x बाई 2 बचेगा, वो 0 को गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 4। ठीक है, LHD कितना है हाफ, RHD कितना है 4, तो बराबर तो आए, तो उसका मतलब क्या है, मतलब बिकॉज LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, दिस implies not differentiable at x is equals to 0. This function is non-differentiable at x is equals to 0. ठीक है, राइट इट डाउन। Next, fourth part, fx is equals to sine 4x upon x if x is less than 0 is equals to 4 if x is greater than 0 and is equals to tan inverse x upon ये, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फिर वही 0 पे चेक करना है,
ये ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टेप और ऊपर हो गया थोड़ा सा। इसमें क्या है कि लेफ्ट पे अलग डेफिनेशन है, राइट पे अलग डेफिनेशन है, एंड एट दैट पॉइंट अलग डेफिनेशन है। मतलब एट दैट पॉइंट तो वैल्यू बता ही रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। तो वैसे ही शुरू हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव will be limit x is turning towards 0 minus fx minus f0 upon x minus 0। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आगे से इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख सकते हैं। तो अगर 0 माइनस है तो 0 से पहले तो ये आएगा, तो वो आ गया साइन 4x अपॉन x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 4, तो वो LSD RSD के लिए दोनों 4 ही रहेगी, अपॉन x माइनस 0। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 माइनस, ये भी माइनस, साइन 4x माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, फिर एक्सपेंडेबल टर्म्स हैं, साइन x का तो एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है। तो जो साइन x वाला एक्सपेंशन का फॉर्मूला है उसमें बेसिकली x को हम 4x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो ऐसे होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो बस यहीं तक बहुत है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कैंसिल किया तो ऊपर एक्स बच जाएगा, एंड वो 0 को चला गया, तो इसलिए ये कितना हो गया 0। उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 आ गया हमारा। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वही लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस एफ एक्स इस बार कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स x अपॉन x प्लस 3x प्लस 3, ये तो हो गया एफ एक्स, माइनस f0 कितना हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाई x। सो दिस इज लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर x 0 को जाएगा तो आपको 0/0 का फॉर्म है। अब tan इनवर्स x का एक्सपेंशन तो नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, अगर 0/0 का फॉर्म है तो हम LH रूल लगा सकते हैं, अल्टीमेटली है तो ये लिमिट ही। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, LH रूल लगा दिया, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, प्लस 3x स्क्वायर से आ जाएगा 6x माइनस इससे आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, ये भी तो डिफरेंशिएट होगा 2x। फिर चेक किया कि कौन सा फॉर्म आ रहा है, अगर x 0 गया तो ये 0 1 प्लस 0 माइनस 1, तो 1 प्लस 0 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है। फिर डिफरेंशिएट कर दिया, फिर LH रूल, यहाँ से यहाँ तक जाने में LH रूल लगाया, फिर दोबारा LH रूल लगाया, तो आ जाएगा लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से यहाँ पे फिर LH रूल लगाया, फिर चेक किया कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर x 0 गया तो ये 0 को गया, 6 अपॉन 2 3 को गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 3 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, फिफ्थ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कहाँ चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। 0 पे वैल्यू 0 दे रखा है और बाकी सब जगह ये एक्सप्रेशन है, तो 0 के लेफ्ट और राइट पे इस बार फिर यही फंक्शन है बस। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश 0, इस बार तो देखो लेफ्ट और राइट पे दोनों जगह यही डेफिनेशन है, तो अभी हमने एल एच डी और आर एच डी में ब्रेक नहीं किया, सीधा लिख लिया एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो विच इज लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो ऑफकोर्स 0 की तरफ जा रहा है, 0 है नहीं, तो ये तो हम केवल जब ही यूज़ करेंगे जब 0 है। ये बोला है कि 0 ही है, तो ये f0 यहाँ से रखा जाएगा, ये fx इसको छोड़ के यही है तो यहाँ से रखा जाएगा, बाकी सब जगह। तो हो गया एक्स स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4x, ये तो हो गया fx माइनस f0 कितना हो गया 0 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 0 x। ठीक है, ये वाला x यहाँ दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 x इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 ओवर x माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगर x 0 को जा रहा है तो पहली बात तो हम आंख बंद करके ये नहीं बोलेंगे कि 0 इंटू एनीथिंग 0 है, उसको मेरे को एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है। अगर ये इन्फिनिटी को चला गया तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेगा इसको अलग निकाल के 1 मिनट के लिए। अगर केवल हम इसकी बात करें, ठीक है, और वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉइंट वेयर एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, तो 0 के आसपास की बात चली। तो देखो अगर एक्स 0 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, वो डिपेंड करता है कि 0 प्लस है या 0 माइनस है, इसलिए अलग अलग ब्रेक किया, 0 माइनस 0 प्लस। तो +1। ठीक है, अगर 0 माइनस है तो ये नंबर कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो 3 रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाएगा 0 को, ये मतलब पूरा कहाँ जा रहा है 0 को, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1। अगर x 0 प्लस को जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, 3 रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 और इन्फिनिटी प्लस 1 में 1 निगलेक्ट कर सकते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज ऐसे, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। उसका मतलब है कि केवल अगर इस टर्म की बात करें तो 0 पे इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक तरफ इसका वैल्यू 1 जा रहा है, एक तरफ वैल्यू -1 जा रहा है, मतलब 1 एंड -1। ठीक है, बट हमें तो लिमिट इस पूरे का निकालना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन एक बार तो जा रहा है -1 को, एक बार जा रहा है 1 को,
बट ये -1 या 1 किधर भी जाए इनटू इस x की वजह से, एंड x 0 को जा रहा है, तो 0 इंटू -1 0 को जाएगा, 0 इंटू +1 0 को जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है वो तो 0 को जा रहा है, तो +4 4 को ही जा रहा है, तो इसका आंसर तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस वाले केस में f'0 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो इस वाले केस में फंक्शन इंडीड डिफरेंशिएबल है x = 0 पे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो डियर बच्चों, अब डिफरेंशिएबिलिटी में आगे चलते हैं। देखो हेडिंग लिख लेते पहले, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर फंक्शन to be differentiable at x = a, we must have limit x starting towards a fx minus f of a upon x minus a exist। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हम पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं कि बिकॉज अगर x a की तरफ जा रहा है तो श्योर शॉर्ट जो डिनोमिनेटर है वो 0 की तरफ जा रहा है, इसमें तो कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर अगर 0 की तरफ जाएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर 0 की तरफ नहीं जाएगा फिर तो पक्की बात है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये ठीक है, इट विल नॉट एग्जिस्ट। बट इफ न्यूमरेटर इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। मतलब अगर ये 0 की तरफ जाएगा देन इट विल बिकम 0/0 का फॉर्म, फिर उसके बाद भी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि उसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है उसका मतलब ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। अब 0/0 का फॉर्म हो गया तो वी कैन ऑल्सो यूज LH रूल। ये ठीक है, LH रूल लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बट वो कब होगा, इफ न्यूमरेटर गोज टुवर्ड्स 0। ये ठीक है, दैट इज फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = a, then it will be 0/0 form and we can apply LH रूल। ठीक है, LH रूल में हमने कुछ केसेस बताए थे कि अगर मान लिया लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो जो भी हमारा आंसर आया, ये ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, पहली बात। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर गया, अगर मान लिया इन्फाइनाइट की तरफ चला गया तो भी जो डिडक्ट हुआ है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब जो ओरिजिनल लिमिट है दैट विल नॉट एग्जिस्ट। तो वो सारे रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल LH रूल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक तरीका तो ये हो गया ये लिमिट निकाल लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम ये लिमिट ही निकाल रहे हैं, बस LH रूल का यूज कर रहे हैं। ठीक, उसके लिए देखो अगर हमें इसी को सीधा सीधा निकालना है, इसी लिमिट से निकालना है, ये ठीक है, विदाउट LH रूल यूज किए हुए,
तब तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस लिमिट को इवैल्यूएट करके बताना या चेक करना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अगर उसके लिए तो हमें क्वांटिटी वगैरह को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा सीधा ये लिमिट निकालेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका मतलब क्या है कि ये अपने आप डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। बट अगर हम LH रूल लगाना चाहते हैं तो आई हैव टू इंश्योर कि न्यूमरेटर जीरो को जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब अगर न्यूमरेटर जीरो को जा रहा है तो फिर ये 0/0 का फॉर्म हो गया, फिर LH रूल लगा सकते हैं। तो LH रूल विल इम्प्लाई कि लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा f डैश एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, दिस मस्ट एग्जिस्ट। मतलब फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल वी मस्ट हैव दिस एग्जिस्ट, दैट इम्प्लाइज दिस मस्ट एग्जिस्ट। बट इस तक पहुंचने के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नट शेल में हमने क्या बोला, ये सब तो खैर प्रूफ था। नट शेल में हमने ये बोला कि देखो, अगर किसी फंक्शन का हमें x = 4 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम सीधा सीधा ये लिमिट चेक कर लें, बाकी इधर उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो अभी तक हम कर भी रहे थे। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम पहले क्वांटिटी चेक करें, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फिर हम उसको सीधा डिफरेंशिएट कर दें, f डैश एक्स निकाल लें एंड f डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करके देखने का, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गया तो फिर आंसर आ जाएगा। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जाए तो भी आंसर हम क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। बट अगर ये फ्लक्चुएट करने लगे तो जो LH रूल में हमने कंडीशन बोला था कि फ्लक्चुएशन हो तो छोड़ दो, तो उस तरह की चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर ये फ्लक्चुएट करने लगे, उसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो फिर ये नहीं लगाया, फिर तो हमने तमीज़ से इसी को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का कोलैबोरेशन है ये। ठीक है, उन्हीं दोनों को कंबाइंड यूज किया गया है यहां पे। ठीक है, अब फिर एक बार मैं दोबारा याद दिला दूं कि इस मेथड से जाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक की तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया f(x) = x³ - 3x² + 5x + 2 for x <= 1 is equals to x² plus sin πx plus for x greater than 1 at x is equals to 1। ठीक है, ये वाला जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से चेक करना, मतलब हमने f डैश एक्स निकाला, फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया। इससे ऐसा हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ये ठीक है, लिमिट निकालने बैठे उससे हो सकता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन से बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो ओरिजिनल लिमिट कैलकुलेट करें, ये वाला लिमिट, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ये करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ जाते हैं भाई सोल्यूशन। ये ठीक है, इस यही मेथड लगाना चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए, डिफरेंशिएशन वाला, मतलब f डैश एक्स निकाल के उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। बट इसका प्री रिक्विजिट क्या है, ये करने से पहले मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। फॉर कॉन्टिन्यूटी, ये ठीक है, हमारे पास f(1) माइनस f(1), f(1) प्लस तीनों निकालना पड़ेगा। f(1) माइनस मतलब 1 से पहले, तो 1 से पहले ये हो गया। ठीक है, f(1) भी यहीं से आ जाएगा, तो ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट बराबर ही है। और किसके बराबर है, अगर x 1 को जा रहा है तो ये 1 - 3 5 2, तो 5 + 2 7 8 - 3 कितना हो गया 5। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना है, सीधा 5 को जा रहा है तो भेज दिया।
एफ ऑफ 1 प्लस मतलब 1 के आगे, तो 1 से ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये डेफिनेशन है। अगर x 1 को जा रहा है तो ये 1 को गया, साइन पाई 0 को गया, 4 तो 4 प्लस 1 कहाँ गया 5 को, तो ये दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूटी ने ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ है, तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर मान लिया डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा होता कि आगे कुछ करना ही नहीं पड़ता, यही नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हमने fx को ऐसे डिफरेंशिएट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, दूसरे का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस पाई कॉस पाई x। बस ये देखिए, दिस इज फॉर x लेस देन 1, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएट किया, fx को ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाला, कि x इज इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे इक्वालिटी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये तो हमें चेक ही करना है, यही चेक करना है। तो इसलिए हमने इनइक्वालिटी का साइन रहने दिया, अगर डिफरेंशिएबल आगे आ जाएगा तो फिर हम लगा भी देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 f डैश x निकाला। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, मतलब यही निकालें, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स a f डैश x, यही निकालें। इसमें क्या है, अगर x 1 को जा रहा है तो 1 से छोटा 1 से बड़ा, अगर 1 से छोटा है तो ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, तो इसलिए 1 माइनस एंड लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 प्लस f डैश x, ये दोनों अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो किया चेक। इस वाले केस में अगर 1 माइनस है तो यहां से x बराबर 1 रखने से 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, यहां पे 1 रखने से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2, और cos पाई माइनस 1 होता है तो 2 माइनस पाई। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू मैच नहीं किया, उसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन x फॉर x लेस देन 0 एंड इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमें चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा लिमिट निकाल के भी कर सकते हैं एंड डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो अब चालू हो गए सॉल्यूशन। पहले तो अगर हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करना चाहते हैं तो पहले तो हमने कॉन्टिन्यूटी चेक किया। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0, 0 एंड 0 प्लस दोनों यहीं से डेफिनेशन आ रहा है तो इसमें वैल्यू रख दिया। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 1 में अगर x 0 को जा रहा है या 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इस वाले केस में लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 माइनस fx जो होगा 1 से पहले वो ऊपर वाली डेफिनेशन से गिवन है, इस वाली डेफिनेशन से
तो वो आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन x। अगर x 1 को जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, tan इनवर्स, सॉरी 1 नहीं 0 माइनस है, हाँ, अगर x 0 माइनस को जा रहा है 0 से पहले, तो ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, दिस इंप्लाइज कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर नहीं पता है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाली डेफिनेशन से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश इंटू जी माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 tan इनवर्स x, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा लें, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो आई गेट 2x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन 0। एंड जो हमने पहले रीजन बताया था कि 0 पे तो हमें चेक ही करना है, तो इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएंगे। इक्वल्स टू 0 लगाने का मतलब क्या है कि मैंने ये बोल दिया कि 0 पे ये डेफिनेशन है एफ डैश का, बट ये तो हम चेक ही कर रहे हैं कि एफ डैश 0 आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब हमने लिमिट निकाला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ डैश एक्स, तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, विच विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 2x माइनस 2, दिस विल बी माइनस 2। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव आया है, RHD आया है, वो इतना आया माइनस 2, ठीक है। LHD के लिए लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स 0 माइनस ये वाला डेफिनेशन ले लिया, ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली लिमिट निकालनी है, तो फिर हमने देख लिया कि ये 0/0 का फॉर्म है या नहीं है। तो अगर x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो ये टर्म 0 को जा रहा है माइनस tan इनवर्स 0 को जा रहा है अपॉन ये भी 0 को जा रहा है, तो 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। अब इस लिमिट को कैसे भी इवैल्यूएट करो, दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन को हाइब्रिड भी कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्टिन्यूस है, तो अगर मेरे को लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उससे जल्दी हो जाता, और इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की बजाय इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो एक लाइन में आंसर आ जाता है, ये -2 के बराबर है, ठीक है। चलो, अब तो खैर इससे कर रहे हैं, तो इसी से आगे प्रोसीड करते हैं। अगर x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो देखो हम लिमिट आंख बंद करके निकालने से पहले थोड़ा सा हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कैलकुलेशन कम कैसे करें। अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को गया, ये पूरा 1 को गया, एंड प्रोडक्ट फॉर्म में तो इसको 1 लिख दिया। अगर ये 1 को जा रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसको 1 लिख के हटा दिया। न्यूमरेटर में देखो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। जब इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में जो टोटल टर्म है, एक x है, एक tan इनवर्स x है, एक एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x है, उसमें से शॉर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x वाला ऐसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा, वो ऐसे ही डिनोमिनेटर को खत्म कर देगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, इस टर्म को सेपरेट कर दिया, इसकी जगह 1 लिख के हटा दिया, तो ये हट गया। सो दिस विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x माइनस tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, यहाँ पे 0 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में माइनस आएगा, कोई बात नहीं। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल।
अगर x जीरो को जा रहा है तो tan इनवर्स x कहाँ जाएगा, जीरो को, भेज दिया। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस, ये LH रूल से कर सकते हैं वापस। अगर x जीरो को जा रहा है तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, LH रूल लगाया तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, ये एनीवे जीरो हो चुका है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपली पहले तो एलसीएम लिया तो याद आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये 1 1 कैंसिल, ये एक x कैंसिल, ऊपर x बच गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर x जीरो हो गया तो ये जीरो को चला गया, तो देखो ये तो जीरो हो गया और ये कितना हो गया, -2, तो ये तो आ गया नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर इस वाले tan इनवर्स वाले टर्म को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की कोशिश करते तो शायद जल्दी हो जाता। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब लिमिट कैलकुलेट करके रादर देन डिफरेंशिएशन। तो नोट इट डाउन। ठीक है, अब आगे डिफरेंशिएबिलिटी। पहले तो वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो हमें फंक्शन दिया और हमने खुद ही बोल दिया कि x इज इक्वल टू इतने पे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, इस पे इस इतने पे बताओ कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अभी क्या है, अगर जैसे क्वांटिटी में होता है एग्जैक्टली डिटो सेम लाइन पे अगर हमें फंक्शन दे दिया और फिर वो बस पॉइंट वाइज ना बताए, बोले कि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन गया कि हमने कोई फंक्शन लिखा, हमने बोला कि कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अब तो मेरे को खुद ही देखना पड़ेगा। डोमेन के अंदर अगर इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे थोड़ा चेक करेंगे, ये ठीक है। हम तो ऐसे देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, ये ठीक है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। जो वर्किंग है दैट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी आर हैविंग फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में जो जो हमने बोला था लगभग सारी चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी लगभग वैसे ही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, चलो अभी देखते हैं। क्वांटिटी में जो पॉइंट बोलते थे कि जहाँ पे अगर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करा है वहाँ पे क्वांटिटी चेक करेंगे, यहाँ पे वो है जहाँ पे फंक्शन अपना अगर डेफिनेशन चेंज करा होगा वहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अगर वन ऑफ द एक्सप्रेशन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए या नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए तो उस पॉइंट पे चेक करेंगे। इस तरह की चीज़ें होंगी। प्लस कॉन्टिन्यूटी में हमने इस तरह की थ्योरम भी बोला था कि कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक पॉइंट पे अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये ठीक है, और कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे वो सेम चीज़ ट्रांसलेट हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी में। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा भी डिफरेंशिएबल है तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। तो इस आर्टिकल में हम इस तरह की चीजें करेंगे, ये समझाया गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी विल चेक डिफरेंशिएबिलिटी at the points wherever function is
फर्स्ट पार्ट, चेंजिंग इट्स डेफिनेशन, ठीक है, या तो फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कराओ, ठीक है, या फिर सेकंड, और वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड एक्सप्रेशन। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो अब देखो डिसकंटिन्यूअस है तो हो सकता है बाकी फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो नेट टर्म आ रहा है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक, इसीलिए वर्ड यूज किया गया कि चेक करेंगे। मॉड एक्स हो गया, वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट अगर मॉड एक्स के साथ एक्स लिख दें, हम एक्स इंटू मॉड एक्स लिख दें, तो वो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो इसलिए चेक करेंगे। मतलब किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि अगर मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है तो चेक ही क्यों करना है, वो तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होना चाहिए। नहीं, मॉड एक्स के साथ भी अगर कुछ और लिखा है तो उस पूरे एक्सप्रेशन को हो सकता है डिफरेंशिएबल हो जाए। जैसे बहुत ईजी एग्जाम्पल हो गया, अगर मैं लिख दूँ मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, अब पहले वाले मॉड एक्स की तरफ हम देखें वो तो नॉन डिफरेंशिएबल है, बट मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स विल बी मॉड एक्स का होल स्क्वायर, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल होता है, सही है, एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल होता है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हम चेक करेंगे। तो फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन, मतलब कुछ ऐसे कि एक्स लेस देन 1 के लिए ये है, ग्रेटर देन 1 के लिए उस तरह की बात, या वन ऑफ द इन्वॉल्व एक्सप्रेशन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये ठीक है, और नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे पॉइंट्स पे चेक करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने वो फंक्शन लिस्ट किए जो आर में डिफरेंशिएबल है। तो आर में कौन कौन डिफरेंशिएबल है? सबसे पहले तो पॉलिनोमियल तो हमेशा आएगा ही, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कॉमा साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ई रेज टू पावर एक्स या ए रेज टू पावर एक्स, आर differentiable in capital R for all real values of x। इन सब फंक्शंस के ग्राफ डिफरेंशिएबल है। फिर थर्ड पॉइंट, ऐसे फंक्शन जो R में भले ही ना डिफाइन हो बट जिनका ग्राफ डिफरेंशिएबल आएगा हमेशा, ठीक है, जितना भी ग्राफ है, तो उसमें ln x एक फंक्शन आ जाएगा या फिर log x टू द बेस a आएगा, मतलब कोई जनरल बेस मिल गया। अब ये जो फंक्शन है ये जहां पे भी डिफाइंड है, मतलब आर प्लस में डिफाइंड है ऑफकोर्स, वहां पे ये डिफरेंशिएबल ही होगा, विल हैव डिफरेंशिएबल ग्राफ, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, उनका जितना भी ग्राफ आएगा -1 और 1 के बीच में वो कॉन्टिन्यूस तो होगा, ये ग्राफ तो फुल्ली कॉन्टिन्यूस होगा, बट डिफरेंशिएबिलिटी में एंड पॉइंट्स पे दिक्कत आ जाएगा। +-1 पे वर्टिकल टेंजेंट आ जाता है, इसलिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स +-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही अगर हमने मान लिया रूट एक्स लिया, तो रूट एक्स 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी में कॉन्टिन्यूस ग्राफ आएगा, बट 0 पे अगर हम राइट हैंड साइड से ग्राफ के ऊपर आएंगे तो वर्टिकल टेंजेंट आएगा, इसलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, रूट एक्स, ये हमने कॉन्टिन्यूटी में इंक्लूड किया था, हमने बोला था कि कॉन्टिन्यूस होगा इनका ग्राफ, बट डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत है इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, और मतलब बाकी तो
जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है, वो सारी चीज़ें तो एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं ही, ठीक है। फोर्थ में देखो प्रोमिनेंट क्या है, मॉड एक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑल्सो मैटर्स। अगर मैं बोला कि एक्स इज इक्वल टू 4 पे मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू 4 पे तो मॉड एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो वो परफेक्टली डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा नहीं कि मॉड एक्स देखते ही आंख बंद करके चिल्ला पड़े कि नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं होगा। किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो अभी हमने बोला था कि साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ±1। ऐसे इवन रूट या फिर इन पर्टिकुलर रूट एक्स विल बी, मतलब इवन ऑड रूट जो है 2n+1 x will be non-differentiable at x is equals to 0। सिक्स्थ पॉइंट ये है, ठीक है। अब 7th पॉइंट, एट x इज इक्वल टू a। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें x इज इक्वल टू a पे, क्या होगा कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है प्लस दूसरा डिफरेंशिएबल है, तो दोनों क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। एक डिफरेंशिएबल है इनटू दूसरा भी डिफरेंशिएबल है, तो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। एक डिफरेंशिएबल है अपॉन डिफरेंशिएबल है, तो भी डिफरेंशिएबल होगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ जाएगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला चीज इज नॉट 0, ठीक है। और जैसा कॉन्टिन्यूटी में हुआ था कि नॉन डिफरेंशिएबल के केस में केवल सम में क्या होगा, अगर पहला नॉन डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल है, तो फिर पक्का हम बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बाकी जितनी भी कॉम्बिनेशन है, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, उसमें कुछ नहीं कह सकते इन जनरल। उसके लिए तो मेरे को फंक्शन पता होना चाहिए, तभी हम उसमें चेक करके बताएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल। ये लिखने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल। ये लिखने का मतलब ये है कि अगर मान लिया हमारे पास चेक करने के लिए आ जाए, ठीक है, उसने कुछ भी लिख दिया कि x प्लस साइन एक्स बताओ, तो अब उसमें x प्लस साइन एक्स जैसे चीज में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे x प्लस साइन एक्स जैसे क्वेश्चन में मेरे को वो लिमिट वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। हम ये रिजल्ट यूज करके तुरंत बता सकते हैं कि x जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, साइन एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल, तो सम जो है इस थ्योरम को यूज करके वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, तो सीधा ही बता दिया, हमारा काफी टाइम बच गया, ये ठीक है, रादर देन किसी पर्टिकुलर पॉइंट में चेक करके बताएं, ठीक है। ये तो हो गया कि जिसमें हम सीधा बता सकते हैं, और सीधा किस में नहीं बता सकते, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल। इस वाले केस में ये ठीक है, हमें जब तक फंक्शन ना पता हो तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, और फंक्शन पता होगा तो उसके बाद भी चेक करना पड़ेगा प्रॉपर लिमिट वाले मेथड से। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, ठीक है। इसमें भी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। उसके लिए मेरे को फंक्शन पता होना चाहिए। ये हो गया 7th पार्ट,
ठीक है, अब 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखो क्या है, ठीक है, दिस इज थ्योरम और इसको हम बोल सकते हैं थ्योरम 1। इसमें क्या है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उस पर हमने मॉड लगाया तो वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो मॉड लगाने से कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मॉड लगाने से ऐसा तो हो सकता है कि कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और मॉड लगाएं और वो कॉन्टिन्यूस बन जाए, इट इज़ पॉसिबल, ये ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, मॉड लगाया, बाद में जो रिजल्ट है वो डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। बट अगर कोई फंक्शन टोटली कॉन्टिन्यूस है, उस पर हमने मॉड लगाया तो वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ये कॉन्टिन्यूटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके ऊपर हमने मॉड लगाया, ठीक है, तो जो मॉड है वो खुद तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है मॉड एक्स। तो अगर हमने एफ एक्स के ऊपर मॉड लगाया, एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। क्यों पॉसिबल है उस पर अभी हम आ रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए हमने एक थ्योरम बनाया कि देखो इस थ्योरम से हम एडिशनली चेक करके बता सकते हैं कि अगर मान लिया फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है, उस पर हमने मॉड लगाया, तो रिजल्टिंग जो फंक्शन आएगा मॉड एफ एक्स जो आएगा वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेक करके इस थ्योरम की हेल्प से हम जल्दी बता सकते हैं। थ्योरम का पर्पस क्या होता है बेसिकली, थ्योरम को तुम ऐसे मान सकते हो कि एक हमने रेडीमेड चीज़ बना लिया एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो जैसे वो सिचुएशन आएगा तो इससे वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कट करने का एक हम बोल सकते हैं मीन है थ्योरम्स। बट अगर वो सिचुएशन नहीं आया तो फिर जो अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मेथड है, लिमिट निकालना, वो तो है ही अपने पास, फिर तो वैसे ही करना पड़ेगा। थ्योरम का मतलब है कि कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। तो थ्योरम 1 में इस पे आने से पहले मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मान लिया एक फंक्शन एफ एक्स ये है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ये हो गया एक्स क्यूब टाइप, ठीक है, ये मान लिया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये मान लिया y बराबर जी एक्स मान लिया इसको, चलो ये हो गया y बराबर एफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑफकोर्स एक्स एक्सिस। अब हमने मॉड लगाया तो y इज इक्वल्स टू मॉड जी एक्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मॉड लगाने के लिए क्या बोला गया था, नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहां पे क्या था कि टेंजेंट ये था, ठीक है, यहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस ही है। अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ के ऊपर y इज इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर x बराबर 3 पे टेंजेंट क्या है, तो एक्स एक्सिस ही है। यहां पे ये वाली लाइन है, तो देखो जब हमने मॉड लगाया तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसे आएगा, ये वाली लाइन तो ऐसी रह गई। जब इसको ऊपर ले गए तो एक लाइन ऐसे हो गई और ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। क्लियर कट इस पॉइंट पे 2 पे ज्योमेट्रिकली शार्प कॉर्नर है, ऐसे बोल सकते हैं, या क्लियर कट ऐसे बोल सकते हैं, लेफ्ट टेंजेंट ये है, राइट टेंजेंट ये है, ये दोनों लाइन अलग अलग है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है फॉर श्योर, ठीक है। इस वाले केस में अगर हमने मॉड लिया तो जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा 3, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो देखो ओरिजिनली जो है वो दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये थ्योरम में जब ही यूज करेंगे जब ओरिजिनली फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जब हमने मॉड लगाया तो 2-3 चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहला तो अगर हम इन सब पॉइंट्स की बात करें, इन सब पॉइंट्स की, तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। या फिर इन सब पॉइंट्स की बात करें 2 के आगे वाले, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, ग्राफ ऊपर भले ही चला गया हो बट कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ डिफरेंशिएबल है, इस रीजन में डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ मॉड लेके भी डिफरेंशिएबल ही रहेगा मॉड लेने के बाद भी, ठीक है। तो इनमें तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। बिहेवियर कहाँ चेंज होगा, कहाँ हमें देखना पड़ेगा, वो इस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस है, क्योंकि ग्राफ इसी में टूट के ऊपर जाएगा, मतलब यहीं से तोड़ के हम ग्राफ को ऊपर कर रहे हैं ऐसे करके, यहीं से पलट रहे हैं ग्राफ को। तो सबसे पहली बात तो अगर एक फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, उसमें हमने मॉड लगाया,
तो हमारे पॉइंट ऑफ सस्पिशन कौन से होंगे, कहाँ हमें चेक करना पड़ेगा, वो पॉइंट होंगे जहां पे भी फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। अब जिस पॉइंट पे फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पॉइंट को हम रूट बोलते हैं। तो हम कहां पे चेक करेंगे, जो भी रूट होगा रूट पे चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, तो देखो ये पॉइंट 2 कैसे मिलेगा, मेरे को कैसे पता लगेगा, ग्राफ तो अवेलेबल नहीं है, मान लिया हमें एक डेफिनेशन ही दे रखा है gx, उसके ऊपर मॉड लगाया, फिर बोलेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कहाँ चेक करूँ, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे y 0 है, तो हम मतलब y मतलब gx को हमने 0 रखा, वहां से x निकाला। तो इस वाले केस में जब हम gx को 0 रख के x निकालेंगे तो x = 2 निकलेगा, क्योंकि एक ही जगह 0 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। फिर हम ये देखेंगे, मतलब इस पे तो हम कमेंट बाद में करेंगे, इसी से सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। फिर हमने क्या किया, g' निकाला, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लिया, g' निकाला और g' को उस पॉइंट पे कैलकुलेट किया। तो जो हमारा पॉइंट 2 निकला उस पे g' को कैलकुलेट किया। तो इस वाले केस में टेंजेंट ये है। ठीक है, तो अगर इस वाले केस में टेंजेंट ये है तो क्लियर कट f' जो है वो 0 नहीं आएगा, मतलब इस पे जो स्लोप आएगा वो कुछ ये वाला नंबर आ जाएगा, अगर ये थीटा है तो tan थीटा आ जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, पहले हमने fx को 0 किया, x = 3 निकला, फिर हमने डिफरेंशिएट किया, उसमें 3 रखा, तो टेंजेंट का स्लोप आएगा। टेंजेंट इसमें x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो 0 आ गया। तो इस वाले केस में f' 0 नहीं आएगा, सॉरी g'2, अगर gx है तो g' 0 नहीं आएगा। इस वाले केस में f' 0 आएगा। ठीक है, तो अगर f' 0 आया तब तो वो हो गया डिफरेंशिएबल। कौन डिफरेंशिएबल हो गया, मॉड लगाने के बाद जो फंक्शन आ रहा है ये। ठीक है, अगर g' 0 नहीं आया तो मॉड लगाने के बाद जो मॉड gx आएगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हमारी थ्योरम होगी। मतलब टोटल कितने स्टेप हो गए, पहला चीज तो रिक्वायरमेंट ये है ये थ्योरम लगाने के लिए कि जो फंक्शन है वो खुद डिफरेंशिएबल होना चाहिए पहले से। अब मान लिया फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर कुछ नहीं, ये थ्योरम वेरम भूल जाओ, फिर तो हम प्रॉपर लिमिट वगैरह जो जैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब यहाँ से तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फिर चेक करेंगे वही लिमिट निकाल के या फिर जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड था वो लगा के। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहले ये रिक्वायरमेंट हो गई, फिर हमने उसके ऊपर मॉड लगाया, तो कैसे चेक करेंगे, पहले तो हमने वो पॉइंट ढूंढे जहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है। वो पॉइंट कैसे ढूंढे, fx को 0 कर दिया, जिस भी फंक्शन है उसको 0 कर दिया, वहाँ से कुछ x की वैल्यू आएगी। फिर वो जो x की वैल्यू आ गई उसमें हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। किसको डिफरेंशिएट किया, विदाउट मॉड वाले को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि तभी तो थ्योरम है। अगर हम इसको चेक करना होता फिर तो कुछ थ्योरम यूज ही नहीं, फिर तो इस फंक्शन को सीधा सीधा चेक कर लो आपने। ये ठीक है, हम तो इस पे कमेंट करना चाहते हैं विदाउट चेक किए हुए इसको, तो इसकी हेल्प से करना चाहते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार जो भी फंक्शन आया gx, पहली बात तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर हम ढूंढेंगे कि किस पॉइंट पे शक है, उसको 0 के बराबर किया, तो 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर हमने इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और 2 पे वैल्यू निकाला, तो g' आ जाएगा। अब जो g' है उसके ऊपर सारा टिका हुआ है। अगर g' 0 है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा मॉड लगाने के बाद, जैसा इसमें हो गया। अगर वो 0 नहीं है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। थ्योरम ये हो गया। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट अभी लिखेंगे। यू आर सपोज टू पॉज एंड राइट इट डाउन।